हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज बीए 4th सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस से अवगत कराया था। मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से सुकरात पूर्व राजनीतिक विचार के बारे में बताने जा रहा हूं कि सुकरात के पहले कौन कौन से राजनीतिक विचारक थे और किस किस प्रकार के चिंतन हुआ करते थे। जैसा कि सुकरात आते हैं, सुकरात के बाद प्लेटो आते हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो होते हैं। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था। फिर अरस्तु के बाद क्रमशः राजनीतिक चिंतन का यह क्रम चला आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको सुकरात के पूर्व राजनीतिक विचारों को अवगत कराऊंगा कि सुकरात के पूर्व राजनीतिक विचार कौन कौन है। राजनीतिक विचारों के इतिहास को हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन चिंतन। पहला है प्राचीन चिंतन। प्राचीन चिंतन यह 0 से 500 ईस्वी तक आता है, यानी कि एडी तक आता है। 0 से 500 ईस्वी तक आता है। दूसरा काल जो आता है मध्ययुगीन। मध्ययुगीन चिंतन। मध्ययुगीन चिंतन। मध्ययुगीन चिंतन का काल जो होता है वह 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी से लेकर यह 1500 ईस्वी तक होता है। 1500 ईस्वी तक होता है। हाँ, अब तीसरा है आधुनिक राजनीतिक चिंतन। आधुनिक राजनीतिक चिंतन। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का काल सन 1500 ईस्वी से लेकर अब तक है। अब तक के काल को हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से हमने राजनीतिक विचारों के इतिहास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला है प्राचीन राजनीतिक चिंतन, जिसको कि हम 0 से लेकर 500 ईस्वी तक विभाजित करते हैं। दूसरा है मध्यकालीन चिंतन, जिसको हम 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को हम कहते हैं। और तीसरा है आधुनिक राजनीतिक चिंतन, जिसको हम 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक के काल को आधुनिक राजनीतिक चिंतन की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि इसमें आधुनिक विचारक हुए हैं। जैसा कि मध्यकाल जो होता है 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल जो है वह चर्च और राज्य के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों के नाम से जानते हैं। चर्च और राज्य के बीच सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष होता रहा है। फिर 1500 ईस्वी जब आती है, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी जब आती है, तो वहां से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। और आधुनिक काल का जो प्रथम विचारक होता है वह मैकियावेली होता है, जिसको मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं प्राचीन चिंतन पर, यानी कि 500 ईस्वी से, यानी कि 0 के 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक के पहले जितने भी विचारक हुए हैं, 500 ईस्वी यानी कि ईसा पूर्व के, BC के, ईसा पूर्व के जितने भी विचारक हुए हैं सबको हम प्राचीन चिंतकों की श्रेणी में रखते हैं। तो सुकरात भी प्राचीन विचारकों की श्रेणी में समाहित होता है। प्लेटो भी, अरस्तु भी और सिसरो भी, पोलिबियस इत्यादि कुछ रोमन थिंकर हैं, उनको हम प्राचीन चिंतकों में रखते हैं। तो हम आइए देखते हैं कि प्राचीन चिंतन का उदय कैसे होता है। जैसा कि यह कहा जाता है कि राजनीतिक चिंतन का जो उदय होता है वह कहां से होता है? यूनान से ही होता है। यूनान से ही होता है राजनीतिक चिंतन का उदय। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक व्यवस्था केवल यूनान में ही रही हो, बल्कि यूनान के इतर भी विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं रही हैं। जैसे हम भारत को ले सकते हैं, चीन को ले सकते हैं, ईरान को ले सकते हैं, मिस्र को ले सकते हैं, इत्यादि सारे देशों में, सारी जगहों में राजनीतिक व्यवस्था कायम रही है। राजनीतिक चिंतन हुआ करते थे। जैसे चीन में हम कन्फ्यूशियस को ले सकते हैं, चीन में हम कन्फ्यूशियस को ले सकते हैं। इसी तरह से भारत में आचार्य शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, मनु हैं। इन सारे
विचारकों को ले सकते हैं जिन्होंने एक राज दर्शन दिया। लेकिन जो पूर्वी राजनीतिक चिंतन और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में अंतर यह है कि पूर्वी राजनीतिक चिंतन में जितने भी राजनीतिक विचारक होते हैं उन्होंने केवल शासन करने का कार्य दिया, शासक को शासन करने का कार्य दिया। यानी कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने केवल शासन किया, किसी तरह का चिंतन डेवलप नहीं किया, केवल उन्होंने व्यवस्थाएं दे दी, चिंतन नहीं डेवलप किया, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया, व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया। जैसे चाहे वह आचार्य शुक्र रहे हों, चाहे हमारे मनु रहे हों, मनु स्मृति में, हालांकि मनु स्मृति में राजनीतिक समस्याओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वह उस क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में, वैज्ञानिक रूप में नहीं है जैसा कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने दिया है। तो हम देखते हैं कि जितने भी पूर्वी साम्राज्य रहे हैं उन पूर्वी साम्राज्यों में भी शासन हुआ करते थे, वहां भी लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू हुआ करती थीं, राजा और शासक के भी संबंध हुआ करते थे। हम कौटिल्य को ले सकते हैं, कौटिल्य को भी प्राचीन विचारकों की श्रेणी में रखते हैं। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया, दंड व्यवस्था का, दांडिक विधान का, राज्य का, शासन की कला का, उसमें उसने व्यवस्थित विवरण दिया है। लेकिन वैज्ञानिक विवरण हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में, या फिर चीन में, मिस्र में, या फिर ईरान में इत्यादि, यानी कि इत्यादि जो कंट्री होते हैं, जो एशिया की कंट्री होते हैं, उसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित और वैज्ञानिक चिंतन शुरू नहीं हो पाता है। इसीलिए बारकर महोदय कहते हैं, बारकर महोदय कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी हैं, इसका मूल स्रोत यूनानी मस्तिष्क का शांत एवं सुस्पष्ट बुद्धिवाद है। यानी कि यूनानियों का मस्तिष्क जो था शांत था, वह बुद्धि से ओतप्रेत थे। यानी कि उनके अंतर्गत बुद्धि का भंडार था, उनके अंतर्गत ज्ञान था, और उसी ज्ञान को उन्होंने पुष्पित और पल्वित किया विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से। लेकिन जो वर्तमान शोध हैं, जो वर्तमान शोध हो रहे हैं, उन वर्तमान शोधों से, वर्तमान अनुसंधानों से यह पता चलता है, यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राजनीतिक चिंतन का उदय भारत में भी हुआ था, मिस्र में भी हुआ था, चीन में, ईरान आदि देशों में भी हुआ था, और इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक समस्याओं के बारे में चिंतन मनन किया था। परंतु इनका चिंतन जो था वो सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक आधार लिए हुए नहीं था। इसीलिए राजनीतिक चिंतन के उदय का श्रेय भारतीयों को नहीं जाता है, चीन को नहीं जाता है, एशिया के विभिन्न देशों को नहीं जाता है। राजनीतिक चिंतन का उदय का श्रेय कहां चला जाता है? यूनानियों को जाता है, क्योंकि यूनानियों ने ही सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया, सुव्यवस्थित अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया, विभिन्न साहित्य लिखे, विभिन्न लिटरेचर का विकास हुआ। इसीलिए हम यूनानियों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता मानते हैं। इसी तरह से गाइटिल महोदय कहते हैं, गाइटिल महोदय का कहना है कि प्राच्य साम्राज्य मिस्र, बेबीलोनिया, असीरिया, ईरान में व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन विकसित नहीं हो पाया। गाइटिल कहते हैं कि इन देशों में व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन विकसित नहीं हो पाया। जैसा कि जीरमन का कहना है, जीरमन राजनीतिक चिंतन का उदय यूनानियों को मानते हैं। जीरमन कहते हैं कि राजनीतिक चिंतन का आविष्कार जो है वह यूनानियों ने किया है। यूनानियों की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। मैकिलवेन कहते हैं कि राजनीतिक संबंधों पर चिंतन की जो धारा यूरोपियन जगत पर और यूरोपियन संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका जो मूल स्रोत है वह कौन है? यूनान ही है, यूनानियों से ही हुआ है। यानी कि जो राजनीतिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंधों का विकास है, राजनीतिक चिंतन है, वह राजनीतिक चिंतन का श्रेय मैकिलवेन किसको देते हैं? यूनानियों को ही देते हैं। तो आइए हम समझते हैं प्राचीन यूनानी चिंतन के विचारकों को। जो प्राचीन यूनानी चिंतन है, उस यूनानी चिंतन की एक लंबी श्रृंखला रही है, एक लंबा सीरीज है। यानी कि जैसा कि यह होमर से होते हुए, यह होमर और हेसियाड, यानी प्राचीन यूनानी जो कवि हैं, सबसे पहले होमर और हिसियाड के नामों का उल्लेख मिलता है।
हमें होमर और हिसियाड के नामों का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन यूनान में यही दो कवि ऐसे होते हैं जिनके ग्रंथों का हमें, जिनके साहित्य का हमें पता चलता है, और इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे जो ज्ञान है, जो विचारधारा है, वह विभिन्न राजनीतिक चिंतकों में होना शुरू होता, विभिन्न राजनीतिक चिंतकों में शुरू हुआ। तो प्राचीन राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में सबसे पहले हम होमर और हिसियाड का नाम लेते हैं। होमर और हिसियाड, यह दो महान कवि हुए हैं। हिसियाड, होमर और हिसियाड, यह दो महान कवि हुए हैं। और हालांकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जिसका मैं आगे विवेचन करूंगा, वह ग्रंथ राजनीतिक महत्व के नहीं हैं, फिर भी उसमें कुछ राजनीति के समावेश होते हैं। उन्होंने राजतंत्र की चर्चा की है, कुलीन तंत्र की चर्चा की है, शासन कार्यों की चर्चा की है। तो सबसे पहले हम यूनान में किसको देखते हैं? होमर और हिसियाड को देखते हैं। होमर और हिसियाड के पश्चात यूनान में मिलिशियाई संप्रदाय आता है। मिलिशियाई संप्रदाय, मिलिशियाई संप्रदाय। और इस मिलिशियाई संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह थेल्स हैं। इसमें हम थेल्स को पढ़ेंगे, मिलिशियाई संप्रदाय में थेल्स को पढ़ेंगे, एनाक्सीमेंडर को पढ़ेंगे, एनाक्सीमेंस को पढ़ेंगे। एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमेंस, एनाक्सीमेंस, ये तीन विचारक हैं। यह तीन विचारक हैं मिलिशियाई संप्रदाय के। तो होमर हिसियाड से यह सारे विचार किसमें आते हैं? मिलिशियाई, होमर और हिसियाड के बाद मिलिशियाई संप्रदाय का अस्तित्व आता है, जिसमें थेल्स, एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमेंस होते हैं। मिलिशियाई संप्रदाय के पश्चात जो राजनीतिक विज्ञान है, यानी कि जो ज्ञान है, वह किसमें आया है? राजनीति का जो ज्ञान है वह किसमें आता है? पाइथागोरस में आता है। पाइथागोरस में आता है। पाइथागोरस, पाइथागोरस के पश्चात यह हेराक्लाइटस में आता है। हेराक्लाइटस, हेराक्लाइटस के पश्चात पारमेंडीज में आता है। पारमेंडीज में आता है। पारमेंडीज के पश्चात यह इम्पेडाक्लीज में आता है। इम्पेडाक्लीज में आता है। इम्पेडाक्लीज के पश्चात यह एनाक्सागोरस में आता है। एनाक्सागोरस, एनाक्सागोरस से यह आयोनियन संप्रदाय में आता है। आयोनियन संप्रदाय, जिसको हम अणुवादी कहते हैं। आयोनियन संप्रदाय से यह अरस्तु, यह प्लेटो और अरस्तु में आता है। प्लेटो, अरस्तु में आता है। प्लेटो, सुकरात, 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 प्लेटो और अरस्तु में आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राचीन यूनानी चिंतन है वह होमर हिसियाड से शुरू होता है और अंततः प्लेटो और अरस्तु में यह व्यापक रूप से फैल जाता है। यानी कि विभिन्न विचारधाराओं का समावेश व्यापक रूप से प्लेटो और अरस्तु में हो जाता है। तो हमें इसमें आपके सिलेबस में अध्ययन करना है सुकरात के पूर्व। यह जो हैं सब सुकरात के पूर्व हैं, होमर हिसियाड से लेकर आयोनियन संप्रदाय। आइए हम देखते हैं होमर को। हम आते हैं होमर पर। होमर का जो कार्यकाल होता है, यानी कि होमर के बारे में जो हमें ज्ञात होता है, वह इनका जो कार्यकाल होता है या इनका जीवन जो होता है वह ईसा से 1000 वर्ष पूर्व होता है। 1000 वर्ष पूर्व होता है होमर का कार्यकाल या होमर का जीवन। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व का होता है। इनको यूरोप में सबसे महान कवि माना जाता है होमर को। जिस तरह से हमारे यहाँ वेद व्यास हुए हैं, वाल्मीकि हुए हैं, इसी तरह कालिदास हुए हैं, इसी तरह से यूनान में भी होमर को और हिसियाड को सबसे महान कवि माना जाता है। होमर ने इलियड और ओडिसी की रचना की। होमर ने किसकी रचना की? इलियड, इलियड और ओडिसी। इलियड, दो ग्रंथ, इलियड और ओडिसी। होमर ने इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों की रचना की। इलियड में इन्होंने
ट्राय राज्य का वर्णन किया है। इलियड में ट्राय राज्य का वर्णन किया है और इसमें ग्रीक लोगों का भी वर्णन किया है, यानी कि ग्रीक लोग और ट्राय राज्य के लोगों के बीच युद्ध होता है, उस युद्धों का वर्णन किया होता है, जिसमें कि ट्राय का जो राजकुमार होता है वह ग्रीक की राजकुमारी को उठा ले जाता है और ग्रीक के लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हो जाते हैं और ट्राय पर आक्रमण करते हैं। तो इसमें इलियड में ट्राय और ग्रीक के बीच युद्धों का वर्णन है। हम ओडिसी पे आते हैं। ओडिसी में यूलिसिस का वर्णन किया गया है। यूलिसिस, यह जो यूलिसिस होता है यह एक राजकुमार होता है, यह एक राजकुमार होता है, यानी यूनान का एक वीर राजकुमार होता है और इसके ग्रंथों, इसके बारे में, इसके कथा का वर्णन किया गया है, इसकी महानता का वर्णन किया गया है, इसके वीरता का वर्णन किया गया है। और इसी इलियड और ओडिसी से ही हमें तत्कालीन यूनानी राजनीतिक चिंतन का पता चलता है। तत्कालीन यूनान की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, हमें पूरी जानकारी इस ओडिसी और इलियड में मिलते हैं। पूरी जानकारी, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी इलियड और ओडिसी में मिलते हैं। होमर ने अपने ग्रंथों में राजतंत्र का वर्णन किया है। होमर जो होते हैं वह किसका वर्णन करते हैं अपने ग्रंथों में? राजतंत्र का वर्णन किया है। इन्होंने राजा को ही सर्वश्रेष्ठ शासक माना है और राजतंत्र का समर्थन किया है। इलियड और ओडिसी में इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है। होमर के समय जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी उसमें 3 वर्ग थे। पहला वर्ग कौन था? राजा था। पहला वर्ग राजा था और राजा से नीचे उस जो दूसरा वर्ग था वह अभिजात्य वर्ग था। अभिजात्य वर्ग होता है। अभिजात्य वर्ग के पश्चात जो होता है आम या साधारण जनता होती है, साधारण जनता होती है। तो इस तरह से त्रिवर्गीय संरचना थी, त्रिवर्गीय संरचना थी होमर के समय में। यानी कि राजा हुआ करता था, अभिजात, राजा के साथ जो लोग होते थे, राजा को जो सलाह देते थे, उनको हम अभिजात वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से ये सारे लोग मिलकर जनता के ऊपर शासन करते थे, तो त्रिवर्गीय होता है। लेकिन होमर ने जो इलियड और ओडिसी की रचना की है यह राजनीतिक महत्व का नहीं है। इसमें बहुत राजनीतिक दर्शन नहीं है। इसमें केवल हमें एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है कि इस तरह से सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था उस समय रही है 1000 साल पहले ईसा पूर्व के, यानी कि ईसा के जन्म के 1000 साल पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं। अब हम आते हैं हिसियाड पे, महाकवि हिसियाड पर। हिसियाड ये जो हिसियाड का जो हमें अस्तित्व मिलता है वह ईसा से 700 वर्ष पूर्व मिलता है, यानी कि 700 बीसी में मिलता है। हिसियाड का हमें जीवन मिलता है। हिसियाड 750 इस बीसी में, हिसियाड 750 बीसी में शाइन में पैदा हुए थे। शाइन जो है यह तुर्की के निकट है, यह तुर्की के निकट था उस समय यह तुर्की के निकट था। और होमर जहां भी पैदा हुए थे यह भी तुर्की के आसपास ही पैदा हुए थे। तो हिसियाड 700 बीसी में तुर्की के निकट शाइन प्रदेश में पैदा हुए थे। प्रदेश का नाम क्या है? शाइन प्रदेश में पैदा हुए थे। और हिसियाड ने जो अपनी रचना लिखी है, हिसियाड की मुख्यतः 2 ही रचनाओं का उल्लेख मिलता है विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न साहित्य में, विभिन्न पुस्तकों में। पहली रचना उनकी है वर्क एंड डेज, दूसरी रचना है थियोगानी। तो वर्क एंड डेज और थियोगानी में हिसियाड कुलीन तंत्र का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? कुलीन तंत्र का समर्थन करते हैं। इन्होंने कुलीन तंत्र को सबसे अच्छी शासन पद्धति मानी है। और हिसियाड ने जो 2 महाकाव्य लिखे हैं वह है वर्क्स एंड डे और दूसरा है थियोगानी। ये 2 पुस्तक हिसियाड ने लिखी है, वर्क एंड डे एंड थियोगानी। राजनीतिक महत्व के अंतर्गत तो इनकी भी पुस्तकें नहीं आती, लेकिन वर्क्स एंड डेज में इन्होंने राजनीतिक समस्याओं का वर्णन किया है कि लोग राजनीतिक समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करते थे, यानी कि राजनीतिक समस्याओं के ऊपर किस प्रकार का चिंतन किया जाता था और किस प्रकार का विचार किया जाता था। तो तत्कालीन यूनान में हमें
होमर और हिसियाड के माध्यम से कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं का पता चलता है। हालांकि होमर और हिसियाड के बारे में बहुत अधिक साहित्य उपलब्ध नहीं है, हमारे पास बहुत अधिक स्रोत नहीं है, लेकिन जो भी स्रोत हैं उन स्रोतों से केवल वहाँ के व्यवस्था का, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। हिसियाड ने अपने पुस्तक थियोगानी में लिखा है कि अच्छे शासक जियूस के देन है। अच्छे शासक जो हैं वह किसकी देन है? जियूस की देन है। जियूस की देन है। जियूस उसमें यूनान के देवता हुआ करते थे, देवता हुआ करते थे जियूस। और उन्होंने यह भी कहा है कि अच्छे शासक हिसियाड ने क्या कहा है कि अच्छे शासक जियूस की देन है और अच्छे कवि जो हैं वह अपोलो की देन है। वहाँ के जो शासक थे, वहाँ का एक देवता अपोलो की देन है। तो इस तरह से हिसियाड कहते हैं कि शासक और कवि दोनों को म्यूसेस से वरदान प्राप्त हुआ है। म्यूसेस यानी कि संगीत की देवी, म्यूजिक, जिससे कि म्यूजिक किससे उत्पन्न हुआ है? म्यूसेस से हुआ है, यानी कि संगीत की देवी म्यूजेज है। तो हिसियाड कहते हैं कि शासक और कवि दोनों को म्यूसेस से शिक्षा और वरदान की अपेक्षा रहती है, क्योंकि जिस प्रकार कवि को संगीत और छंद में निपुण होना चाहिए, उसी तरह से एक शासक को या एक राजकुमार को अपने वाक्पटुता में निपुण होना चाहिए, यानी कि वक्तृता में दक्ष होना चाहिए। यानी कि वाक्पटुता यानी कि भाषा और न्याय के घनिष्ठ संबंध की जानकारी हमें सबसे पहले हिसियाड के थियोगानी से मिलती है। थियोगानी में वक्तृता और न्याय के घनिष्ठ संबंध की जानकारी हमें मिलती है। तो इस तरह से हम हिसियाड के ग्रंथों से देख सकते हैं। हिसियाड के ग्रंथों में हम देख सकते हैं कि हमें कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं, कुछ राजनीतिक व्यवस्था का स्रोत प्राप्त होता है, यानी कि वक्तृता और न्याय का जो घनिष्ठ संबंध है उसमें भी न्याय हुआ करता था। और थियोगानी में न्याय के संबंध में हिसियाड ने वर्णन किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी साहित्य में, प्राचीन यूनानी चिंतन में होमर और हिसियाड के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था की कुछ जानकारी मिलती है। अब आते हैं मिलिशियाई संप्रदाय, यानी कि थेल्स, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमेंस पर। अब आते हैं हम थेल्स पे। थेल्स को मिलिशियाई संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। थेल्स का जो जीवन है वह 624 बीसी से 547 बीसी तक का इनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल का मतलब जीवन रहा है। इसमें हम 624 भी कह सकते हैं। 600 कुछ विचारक मानते हैं कि इनकी मृत्यु जो होती है 620 से 624 के मध्य होती है, और इनका जो जन्म होता है 546 होता है। 546 बीसी में इनका जन्म होता है। तो इनके जन्म की तारीखों को लेकर मतभेद है, क्योंकि हमें कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। जो भी हो, हम इसको 624 से लेके 547 या 624 से 546, 47-46, एक साल का डिफरेंस हो जाता है। तो थेल्स का जो जीवन होता है वह 624 से 547 बीसी तक होता है। 624 से 547, 624, जो कि बिफोर क्राइस्ट में बीसी में क्रम जो है नीचे गिरता है, यानी कि 624 से फिर नीचे आता जाता है। और मिलिशियाई संप्रदाय का प्रवर्तक या प्रथम विचारक या यूनान का प्रथम विचारक किसको माना जाता है? थेल्स को माना जाता है। यूनान का प्रथम विचारक थेल्स को माना जाता है। पाश्चात्य दर्शन में दर्शन शास्त्र के संस्थापक के रूप में भी थेल्स को जाना जाता है। इनको दर्शन शास्त्र का संस्थापक भी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र, क्योंकि यह बहुत ही महान विद्वान था। दर्शन शास्त्र का प्रवर्तक भी माना जाता है, दर्शन शास्त्र का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। और थेल्स को यूनान के 7 बुद्धिमानों में से एक बुद्धिमान जाना जाता है। जिस तरह से भारत में सप्तर्षि हैं, इसी तरह से यूनान में 7 बुद्धिमान हैं। 7 जो बुद्धिमान हैं
उन सातों बुद्धिमानों का जो स्थान है हमारे भारत के सप्तर्षियों के जैसा है। जिस तरह से सप्तर्षि में 7 ऋषि हैं, 7 बुद्धिमान, उसी तरह से यूनान में भी 7 बुद्धिमानों में विभिन्न लोग हैं, जिनमें 3 बुद्धिमान कौन है? थेल्स हैं, एनाक्सीमेंडर हैं और एनाक्सीमेंस हैं। थेल्स के दर्शन की 3 मुख्य मान्यताएं होती हैं। थेल्स की दर्शन के 3 मुख्य मान्यताएं होती हैं। इनका यह कहना है कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का प्रभाव है, यानी कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का प्रभाव है, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का प्रभाव है, ईश्वर का वास है, ईश्वर का वास है। और दूसरा ये कहते हैं कि पृथ्वी एक समतल चक्र के समान है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी एक समतल चक्र, यानी कि गुंबदाकार, एक कैसा मानते हैं? गुंबदाकार मानते हैं, समतल चक्र के समान है। तीसरा कि सभी वस्तुओं का मापदंड जल है, सभी वस्तुओं का मापदंड जल है। इनके 3 सिद्धांत हैं थेल्स के। थेल्स के बारे में जान लीजिए। पहला, यह मिलिशियाई संप्रदाय के प्रवर्तक होते हैं। यह यूनान के महान गुरु होते हैं, महान ज्ञानी होते हैं। इनको दर्शन शास्त्र का संस्थापक माना जाता है और इनको 7 बुद्धिमानों में से एक बुद्धिमान माना जाता है। तो इनके दर्शन की 3 मुख्य मान्यताएं होती हैं कि यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है। थेल्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है, यानी कि यह कहते हैं कि हर वस्तु में, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन, ईश्वर का वास होता है, ईश्वर का निवास होता है। दूसरा, वह कहते हैं कि पृथ्वी जो है वह एक समतल चक्र की तरह से है, समतल चक्र की तरह से है, यानी कि जो पानी में तैरती रहती है, जो समुद्र में तैरती रहती है। इनका यह मानना था कि पृथ्वी एक समतल चक्र की तरह से है जो पानी में तैरती रहती है। दूसरा, यह मानते हैं कि समस्त वस्तुओं का मापदंड जल है, यानी कि जल से ही जीवन का निर्माण हुआ है, जल से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जैसा कि हेरोडोटस, इनके बाद के विचारक आते हैं हेरोडोटस ने का कहना है कि थेल्स ने 584 से 585 से थेल्स ने 585 से 584 ईसा पूर्व सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की। सूर्य ग्रहण, जैसा कि हेरोडोटस जो कि प्राचीन विचारक हैं, इनका भी मानना है कि थेल्स ने 585 से 584 बीसी के बीच सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, यानी इन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। और इनको हम ज्यामिति का जनक भी कहते हैं, ज्यामिति का जनक भी कहते हैं, ज्यामिति का जनक भी थेल्स को कहा जाता है, ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है इनको। और थेल्स ने यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु जल निर्मित है, क्योंकि थेल्स ने क्या कहा था कि प्रत्येक वस्तु जल निर्मित है, यानी कि सभी वस्तुओं का मापदंड जल है, क्योंकि जल ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है, द्रव के रूप में भी मिलता है और गैस के रूप में भी मिलता है, गैस के रूप में भी मिलता है। तो इस तरह से जल के विभिन्न आकार हैं, विभिन्न प्रकृति हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो थेल्स ने कहा कि मनुष्यों का निर्माण भी जल से हुआ है। जितनी भी प्रकृति में विचरण करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका निर्माण किससे हुआ है? जल से हुआ है। और थेल्स ने प्रकृति को एक सजीव माना है, गतिशील माना है, क्रियात्मक माना है और परिवर्तन चक्र के रूप में प्रकृति को स्वीकार किया है। थेल्स ने कहा है कि प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वह मानते हैं कि जो परम तत्व है वह सर्वत्र विद्यमान है, जो परम तत्व है वह सभी जगह विद्यमान है और हमेशा प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। तो थेल्स इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे कि उनको इथिक्स का ज्ञान था। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र का ज्ञान था, मेटाफिजिक्स का ज्ञान था, गणित का ज्ञान था और उनको एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था, गहन ज्ञान था एस्ट्रोनॉमी का, यानी कि अंतरिक्ष खगोल शास्त्र का वो गहन ज्ञान था। थेल्स के बारे में यह कहा जाता है इन्होंने मिस्र की यात्रा की और मिस्र से यूनान के लोगों के लिए ज्यामिति लाया।
थेल्स मिस्र की यात्रा करते हैं और मिस्र से ही ज्यामिति लाते हैं। जैसा कि इनके बाद के विचारक अरस्तु हैं। अरस्तु का कहना है, अरस्तु का कहना है कि थेल्स के बारे में, जैसा कि थेल्स क्या मानते हैं कि थेल्स मानते हैं कि जल ही मूल तत्व है, जल ही से सब कुछ निर्माण हुआ है। तो अरस्तु कहता है कि थेल्स ने सोचा कि जल मूल तत्व है जिससे सभी तत्व निर्मित हैं। थेल्स ने यह भी सोचता था कि चुंबक में आत्मा है, क्योंकि चुंबक लोहे को हिलाता है। चुंबक को जब हम एक लोहे के पास रखते हैं तो लोहा या तो चुंबक से चिपक जाता है या फिर लोहा हिलने लगता है। तो थेल्स यह मानता था कि चुंबक में भी आत्मा का निवास होता है। और थेल्स यह भी मानता था कि सभी वस्तुएं देवताओं से ओतप्रोत हैं, यानी कि सभी वस्तुओं में देवताओं का वास है। तो इस तरह से वह क्या था, इस तरह से थेल्स जो था वह एक आस्तिक प्राणी, थेल्स जो था वह धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति होता है। अब थेल्स के बाद आते हैं एनाक्सिमेंडर पर। आइए अब हम देखते हैं एनाक्सिमेंडर को। एनाक्सिमेंडर जो होता है यह भी थेल्स का शिष्य होता है। थेल्स का शिष्य था एनाक्सिमेंडर। किसका शिष्य था? थेल्स का शिष्य होता है एनाक्सिमेंडर, थेल्स का शिष्य होता है। और यह मिलेशियस संप्रदाय का प्रवर्तक होता है, यह भी मिलेशियस संप्रदाय का प्रवर्तक होता है और मिलेसस का निवासी होता है। मिलेसस का निवासी होता है, मिलेसस का निवासी होता है। यह एक दार्शनिक होता है, खगोल विज्ञानी होता है, गणितज्ञ होता है, भौतिकवादी, यह भौतिक विज्ञानी था। और इसने सर्वप्रथम एक बेबीलोनियन यंत्र की खोज की थी, एक बेबीलोनियन यंत्र की खोज की थी जिसको कहा जाता है नो मून की खोज की थी। यह जो नो मून होता था यह एक सूर्य घड़ी की तरह से कार्य करता था। सूर्य घड़ी की तरह से कार्य करता था। और इसने ब्रह्मांड को विकसित किया था, यानी कि इसने ब्रह्मांड को विकसित किया, तात्पर्य क्या है? ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित किया, यानी कि जो ब्रह्मांड विज्ञान है उसमें इन्होंने उसका विकास इस एनाक्सिमेंडर के द्वारा किया गया था। और इसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और नक्षत्रों के बारे में बताया था। अपने चिंतन में इसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, नक्षत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, विभिन्न ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब का विश्लेषण इसने किया था। एनाक्सिमेंडर वह ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने कि पूरे विश्व का मैप तैयार किया था। मैप यानी कि मैप बनाने का श्रेय, मैप का जनक किसको कहा जाता है? एनाक्सिमेंडर को कहा जाता है। इसने विश्व का मानचित्र बनाया था। हालांकि एनाक्सिमेंडर से पहले सुमेर वासियों ने 2700 ईसा पूर्व में अपने गांव का, यानी कि अपने स्थान का चित्र बनाया था। सुमेर वासियों ने 2700 ईसा पूर्व में अपने गांव का, अपने गांव और नगरों के लिए उन्होंने चित्र बनाया था, मैप बनाया था। लेकिन पूरे विश्व का मैप बनाने का श्रेय किसको जाता है? एनाक्सिमेंडर को जाता है। एनाक्सिमेंडर ने चूंकि थेल्स से मानते हैं कि समस्त वस्तुओं का मापदंड क्या है? जल है। लेकिन थेल्स के मानते हैं कि यह पृथ्वी अदृश्य वस्तुओं से बनी है, अदृश्य वस्तुओं से बनी है। पृथ्वी हमें दिखाई नहीं देती है, अदृश्य वस्तुओं से बनी है पृथ्वी, हमें दिखाई नहीं देती है। और जो ये अदृश्य वस्तुएं होती हैं इसमें गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती हैं। और इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के मध्य में, पूरे ब्रह्मांड के बीच में एक ठोस रूप में अवस्थित है। और यह चपटी न होकर एक सिलेंडर की आकार की है। जो पृथ्वी है वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है और चपटी न होकर इसका आकार कैसा है? सिलेंडर की तरह से है। सिलेंडर की तरह से इसका आकार सिलेंडर की तरह से है। एनाक्सिमेंडर वायु, जल और अग्नि में से किसी को भी मूल तत्व नहीं मानते हैं। एनाक्सिमेंडर जो है वह वायु, जल और अग्नि किसी को भी मूल तत्व नहीं मानते हैं, क्योंकि एनाक्सिमेंडर कहते हैं कि ये सारे तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे कि वायु जो है वह ठंडी है, वायु क्या है? ठंडी है। अग्नि क्या है?
अग्नि जो है वह गर्म है यानी कि गर्मी है, और जल जो है वह आर्द्र है। जल क्या है? वह नम है, यानी कि वायु को हम ठंडी मानते हैं, जल को आर्द्र मानते हैं और अग्नि को ठंडी मानते हैं, इसलिए अग्नि को उष्मायुक्त मानते हैं। इसलिए वह तीनों तत्वों को परस्पर विरोधी के रूप में देखते हैं। अतः यह मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वह कैसे हुई है? अदृश्य रूप में हुई है, अदृश्य रूप में हुई है। जैसा कि बाद के विचारक आते हैं सिसरो का कहना है कि एनाक्सिमेंडर ने भूकंप की भी भविष्यवाणी की थी। इसने किसकी भविष्यवाणी की थी? भूकंप की भविष्यवाणी की थी, भूकंप की भविष्यवाणी की थी। सिसरो के अनुसार एनाक्सिमेंडर ने भूकंप की भी भविष्यवाणी की थी। और एनाक्सिमेंडर ने यह कहा है कि मनुष्यों की जो उत्पत्ति होती है, मनुष्यों की, एनाक्सिमेंडर ने यह कहा है कि मनुष्यों की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से हुई है। मनुष्यों की उत्पत्ति जलीय जीवों से हुई है, जलीय जीवों से हुई है। इनका यह मानना है कि सबसे पहले जो जीव होते हैं वह जल में पैदा होते हैं और जल से ही विभिन्न जीवों का निर्माण होता है और विभिन्न जीवों से ही मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। तो जिस तरह से हमारा विज्ञान कहता है कि जल से ही जीवन है, हमारा विज्ञान क्या कहता है कि जल से ही जीवन है, क्योंकि जल से ही जीवों की उत्पत्ति हुई और उसी जीवों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो ये एक तरह से यह सारी जो बातें हैं यह एनाक्सिमेंडर ने बहुत पहले कह दी थी, यानी कि ईसा से 500 ईसा पूर्व पहले ही कह दी थी। तो यह मानते हैं कि मनुष्य जलीय जीवों से निर्मित है और जल में रहने वाले जीवों से ही नर और मादा की उत्पत्ति हुई है, यानी कि स्त्री और पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है वह कहाँ से हुई है? जल से हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एनाक्सिमेंडर होते हैं कितने महान दार्शनिक होते हैं। वह थेल्स का शिष्य होते हैं, मैप का आविष्कार करते हैं, भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं, पृथ्वी के बारे में विवेचन करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में विवेचन करते हैं और नोमोन का आविष्कार करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपना चिंतन तो दिया, लेकिन इनका चिंतन भी व्यवस्थित रूप से नहीं, इन्होंने विचारों से अवगत कराया लोगों को कि हमारी सृष्टि का विकास कैसे कैसे हुआ है, सृष्टि का विकास कैसे कैसे हुआ है। आइए देखते हैं इनके बाद के जो विचारक हैं एनाक्सिमेंस का जो काल होता है वह 586 से 526 बीसी तक इनका काल होता है एनाक्सिमेंस का। जैसा कि सबसे पहले मिलिशियाई संप्रदाय के प्रवर्तक थेल्स होते हैं, थेल्स, और थेल्स के बाद कौन होता है? एनाक्सिमेंडर होते हैं। एनाक्सिमेंडर जो होते हैं थेल्स के शिष्य होते हैं और जो एनाक्सिमेंस होता है वह एनाक्सिमेंडर का शिष्य होता है, यानी कि शिष्यों की परंपरा चली आ रही है। तो एनाक्सिमेंस जो होता है वह मिलिशियाई संप्रदाय का अंतिम विचारक होता है और यह एनाक्सिमेंडर का शिष्य होता है। और एनाक्सिमेंस ने वायु को मूल तत्व माना है, वायु को उसने क्या माना है? मूल तत्व माना है। एनाक्सिमेंस कहता है कि इस जगत में सब कुछ वायु से ही बना है, इस जगत में सब कुछ किससे बना है? वायु से ही बना है। इसका विश्वास था कि जो वायु है वह अनिश्चित है और दैवीय है। वायु क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है और दैवीय है, दैवीय है। वायु अनिश्चित है और दैवीय है। इसने वायु के लिए सबसे पहले न्यूमा शब्द का प्रयोग किया था। न्यूमा का मतलब होता है प्राणवायु, प्राणवायु। इस न्यूमा का आविष्कार सबसे पहले एनाक्सिमेंस ने किया था। न्यूमा से न्यूमोनिया बना हुआ है, यानी न्यूमोनिया क्या है? उसमें वायु फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, वायु का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो न्यूमा का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्राणवायु होता है। और दूसरा ये बताते हैं एयर यानी कि हवा। यह न्यूमा शब्द का प्रयोग करते हैं और न्यूमा शब्द जो है एयर का पर्यायवाची है, यानी कि हवा का पर्यायवाची है। एनाक्सिमेंस कहता है कि जिस तरह से हमारी आत्मा हवा में हमें एक साथ रखती है, एनाक्सिमेंस क्या कहता है? जिस तरह से हमारी आत्मा हवा में हमें एक साथ रखती है, उसी तरह से न्यूमा और एयर जो हैं
पूरी दुनिया को घेरे रखते हैं, पूरी दुनिया को घेरे रखते हैं। इसका मानना है कि सब कुछ हवा से ही निर्मित है, सब कुछ हवा से ही निर्मित है। और इस एनाक्सीमेंस ने खगोलीय पिंडों के बारे में, सूर्य, तारे, चंद्रमा की व्याख्या की थी। जैसा कि प्लेटो और अरस्तु हमें एनाक्थेल्स के बारे में, एनाक्सीमेंडर के बारे में और एनाक्सीमेंस के बारे में जो जानकारी मिलती है वह प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में मिलती है। अरस्तु और प्लेटो की रचनाओं में मिलती है। अरस्तु और प्लेटो ने विशद अध्ययन किया, प्राचीन यूनानी साहित्य का विशद अध्ययन किया और विशद अध्ययन करके विभिन्न स्रोतों का उसने पता लगाया, अतीत का पता लगाया और अपनी पुस्तकों में अतीत के जितने भी विचारक हैं उन सभी अतीत के विचारकों का उल्लेख अरस्तु और प्लेटो ने अपनी रचनाओं में किया। तो हमें जो जानकारी मिलती है वह प्लेटो और अरस्तु के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आज मैंने आपको, इस वीडियो में मैंने आपको सुकरात पूर्व राजनीतिक विचार के संबंध में होमर, हिसियाड, थेल्स, एनाक्सीमेंडर और एनाक्सीमेंस को संक्षिप्त में बताया था। यह मेरा सुकरात पूर्व राजनीतिक विचारक का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में सुकरात के पूर्व और विचारक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।